सन्नाटे में इस जोरदार थप्पड़ की आवाज़ ऐसे गूंजी जैसे किसी बम का धमाका हो, मगर आवाज़ के इस धमाके से कहीं ज़्यादा गूंज मेरे अंदर बहुत कुछ टूट जाने की थी। मिर्ज़ा साहब ने इस तमाचे के बाद मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और चीख चीख कर मजमे को बताने लगे कि गुज़िश्ता रात इनकी छत पर कोई और नहीं, मैं कूदा था। और इस बात की खबर नाहिद की अम्मी को सुबह सवेरे इस वक्त हुई जब वो छत पर गीले कपड़े डालने के लिए गईं और इन्हें वहाँ छत पर एक कोने में मेरा लिखा हुआ ये ख़त मुरा तुरा सा पड़ा हुआ मिल गया। वो सब घर वाले मेरी तहरीर अच्छी तरह पहचानते थे, क्योंकि नाहिद का उर्दू का रजिस्टर मेरी तहरीर से भरा पड़ा था। सारे मोहल्लेदार मुझे लानत मलामत करने लगे। आसपास गली के मकानों की छतों और खिड़कियों में से मोहल्ले की औरतें भी झांक झांक कर एक दूसरे को इशारे कर रही थीं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह ज़मीन शक हो और मैं इसके अंदर समा जाऊं। मिर्ज़ा साहब के भारी चांटे के निशान अगले 3 दिन में धीरे धीरे मेरे गालों से मद्धम पड़ने लगे, मगर मेरी रूह पर लगे इस थप्पड़ के दाग उम्र भर मुंतमिल ना होने पाए। भीड़ के छूटते ही अब्बा और बड़े भाई मुझे गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए घर के अंदर सहन में ले आए और फिर जिसके हाथ जो आया इसने इसी से मेरे जिस्म पर स्याह नील डाल दिए। बदन पर चोट के निशान नील गूं हो तो इन्हें नील कहा जाता है, मगर घायल का पूरा जिस्म ही स्याह पड़ जाए तो ऐसे नील को क्या कहा जाए। मैंने बहुत कोशिश की कि इन्हें ये बता सकूं कि वो ख़त मेरी तहरीर में ज़रूर था मगर मेरा नहीं था, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी ट्यूशन, खूब इज़्ज़त अफजाई कराई है आज हमारी, डूब मरो शर्म से। इश्क लड़ाने से पहले अपनी शक्ल तो आईने में देख लेनी थी। जिस्म पर हर चोट के साथ मेरी रूह पर बैत की तरह पड़ने वाला एक ताना भी किसी ताज़ियाने तरह मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह लगातार उंडेला जाता रहा। बहुत दिन तक तो मैं शर्म के मारे अपनी छत वाले कमरे से ही बाहर नहीं निकला। सारे घर वालों ने तकरीबन मेरा बायकाट कर रखा था। मैं दिन भर कमरे में बैठा ये सोचता रहता था कि आखिर माजिद को दिया गया वो रुक्का नाहिद की छत पर कैसे बरामद हुआ। ज़रूर इस बदमाश ने नाहिद को अकेला जानकर इसके घर कूदने का मंसूबा बनाया होगा और शोर शराबे से घबरा कर वो ख़त वहीं फेंक कर फरार हो गया होगा। जाने नाहिद मेरे बारे में क्या सोचती होगी। इसे भी तो बाकी सब लोगों की तरह यही लगा होगा कि मैं इसे इश्किया ख़त देने के लिए रात को इसकी छत पर टापा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह नाहिद तक अपने दिल की बात पहुंचाऊं। मुझे अपनी शक्ल और अपनी औकात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। मैं ऐसे गुस्ताखी का कभी सोच भी नहीं सकता। मेरे दिल में इसके लिए जो भी था वो हमेशा के लिए मेरे दिल के किसी नाजुक गोशे में पिन्हा रहने के लिए था। पुजारी की पूजा किसी सिले की तमन्ना के लिए तो नहीं होती। परवाने को शम्मा से मोम का दान कब चाहिए होता है, इसे तो बस जल जाना होता है। मुझे भी सिर्फ जलने से वास्ता था। रोशनी किसके हिस्से में आए इससे भला मुझे क्या गर्ज थी। मगर अब नाहिद मिलना तो दरकनार, घर वालों ने इसके घर जाने के दरवाजे के सामने से गुजरने से भी मना कर दिया था। 10वीं के इम्तहानात मैंने बोझल दिल और उलझे हुए के साथ दिए और बमुश्किल 2nd डिवीज़न में पास हुआ। बड़ी मुश्किल से अब्बा से कॉलेज में दाखिले की इजाज़त मिली, वो भी इस शर्त पर कि अपनी किताबों और कॉलेज की फ़ीस का ख़र्चा मैं ख़ुद बर्दाश्त करूँगा। मैंने सोच रखा था कि कॉलेज के बाद शाम को कोई छोटी मोटी नौकरी या किसी दुकान पर काम पकड़ लूँगा। इसलिए कॉलेज में दाखिले की कोशिश के साथ साथ मैं दिन भर शहर के छोटे मोटे और होटलों और पेट्रोल पंप पर काम ढूंढने के लिए भटकता रहता था। ऐसे ही एक दिन शहर के पारसी होटलों वाली सड़क पर किसी होटल वाले से डांट खाकर निकला तो एक लम्हे के लिए मुझे यूँ लगा मेरी आंखों का धोखा हुआ हो, मगर मैंने आंखें मल कर गौर से दोबारा देखा। हाँ, वो नाहिद ही थी जो किसी के साथ शायद स्कूल की छुट्टी के बाद करीबी रेस्टोरेंट में चाय पीने आई थी। वो नाहिद ही थी। नाहिद अब 10वीं जमात की तालबा थी और इस इलाके में स्कूल या कॉलेज की तालबात का ग्रुप्स की शक्ल में चाय पीने या ब्रेक में गर्मा गर्म समोसे चटनी की प्लेट उड़ाने के लिए आना मामूल की बात थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। शायद आज ही वो मौका था जब मैं नाहिद से मिलकर इसकी गलत फहमी दूर कर सकता था। अगर जाने इसके साथ और कौन कौन होंगी, और अगर कहीं नाहिद ने बुरा मनाया और गुस्सा किया तो फिर एक और तमाशा खड़ा हो जाएगा। कहीं और नाहिद ने घर जाकर अपने वालिद को इस बात की शिकायत कर दी तो फिर तो मेरे अब्बा के हाथों मेरा खून होना लाजमी था, मगर मेरे पास और चारा भी क्या था। जाने फिर वो नाहिद
ज़िंदगी में फिर इससे दोबारा आमना सामना हो पाएगा या नहीं। मुझे एक बार कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। आखिर नाहिद ने खुद भी तो महीना भर मुझसे ट्यूशन पढ़ी है। मेरे बारे में कुछ अंदाज़ा तो इसने भी लगाया होगा। इतने अरसे में मैंने तो कभी नज़र भर कर इसको नहीं देखा था। मैं अपने आप से लड़ता, खुद ही फैसले करके इन्हें रद्द करता रहा और फिर अपने अंदर की जंग से घबरा कर मैंने मज़ीद कुछ सोचे बिना इस कैफ़े की तरफ कदम बढ़ा दिए। अंदर बहुत रश था। कॉलेज की लड़कियां, लड़के, आम लोग, कुछ मुस्तकिल किस्म के गाहक नुमा बूढ़े भी खिड़कियों के पास कब्जा जमाए बैठे हुए थे और हस्बे मामूल ऐसी ही बातें कर रहे थे और आहें भर रहे थे कि इनका दौर कैसा सुनहरा ज़माना था। अब तो बस नफ्सा नफसी और अफरा तफरी का आलम है। शायद इंसान के अज़ल से अबद तक यही एक मजबूरी और कमज़ोरी रही है कि वह अपने हाल को कभी भी दिल से बरत नहीं पाता, अपने हाल से कभी लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो पाता। और वही हाल बीत कर जब इसका माजी बन जाता है तो वो इसे याद करके आहें भरते हैं। क्या ज़माना था। काश हम अपने हाल में भी माजी जैसे मिठास भरने का कोई जादू सीख पाते। मैं माजी और हाल की इस तकरार के दरमियान हाल में खड़ा इधर उधर नाहिद को तलाश करने की कोशिश कर रहा था और फिर मुझे वो एक कैबिन के पर्दे की ओट में बैठी दिखाई देगी। मुझे कुछ इत्मीनान हुआ कि चलो इसके साथ ज़्यादा भीड़ नहीं, लिहाजा बात करने में आसानी होगी। मैं धड़कते दिल के साथ छोटे छोटे कदम उठाता कैबिन के पास पहुंच गया। बहरा कुछ देर के लिए पहले चाय के कप मेज़ पर सजा कर वापस पलटा। नाहिद किसी से बात कर रही थी और इसके सर पर इसकी स्याह चादर हमेशा की तरह सलीके से चिकी हुई थी। मैंने दिल करा करके ज़ोर से खनकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और धीरे से नाहिद को सलाम किया। इसकी सहेली अभी तक पर्दे की ओर में बैठी हुई मेरी नज़र से ओझल थी। नाहिद ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और मुझे देखते ही इसके चेहरे का रंग जैसे फक से उड़ गया। मैंने दिलासा देने के लिए कदम आगे बढ़ाया। मेरा मकसद इसकी बदनामी नहीं है, मैं तो सिर्फ इसकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मगर कैबिन में बैठे दूसरे शख्स को देखते ही मेरे हवास एक पल में ही किसी झमाके से बल्ब की तरह फ्यूज़ हो गए। नाहिद के साथ कोई और नहीं, माजिद बैठा था। वही माजिद जिसने मुझसे नाहिद के लिए वो रुक्का लिखवाया था और जिसकी वजह से सारे ज़माने ने मेरे नाम और वजूद पर थू थू की थी। माजिद भी पल भर के लिए घबरा गया। मैं तेज़ी से वापस पलटा और कैफ़े से निकल गया। माजिद मेरे पीछे दौड़ता हुआ बाहर तक आया और ज़बरदस्ती मेरे रास्ते में हाइल होकर माजरत करने लगा। माफ़ कर दे यार परी, मैं ख़ुद तुझे बताना चाहता था मगर नाहिद ने मना कर दिया था कि फ़िलहाल मामला बहुत गर्म है, ज़रा बात ठंडी हो जाए तो फिर तुझसे बात करूँ। वैसे शहज़ादे तूने भी बड़ा मर्दों वाला काम किया। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ तूने आखिर तक ज़बान नहीं खोली। एहसान रहेगा ये तेरा हम दोनों पर। मेरा सर तेज़ी से चकरा रहा था। नाहिद जानती थी कि इसकी छत पर इस साथ माजिद कूदा था, फिर भी इसने अपने घर वालों से ये बात छुपाए रखी। मुझे मेरे घर मोहल्ले वालों के सामने इतना रुस्वा किया। सारे ज़माने में मेरा तमाशा क्यों बनने दिया। मेरा सर घूम रहा था। मैंने बमुश्किल माजिद से सवाल किया, तो क्या वो ख़त तुमने नाहिद के लिए ही लिखवाया था? हाँ यार, उसी को देना था। एक दिन उसने मेरे सामने तुम्हारी लिखाई की तारीफ़ कर दी थी। मैंने भी इससे शर्त लगा ली कि तुम्हारे ही हाथ से अपने लिए ख़त लिखवा कर इसे दूँगा। मैंने हैरत से माजिद को देखा, मगर तुम तो हर वक्त यही कहते रहते थे कि वो तुम्हारी तरफ देखती तक नहीं, कभी घास नहीं डालती थी। माजिद ने जोर का कहका लगाया। वो सब भी नाहिद के कहने पर ही बोलता था। तू नहीं जानता यार, ये लड़कियां हम बेवकूफ़ लड़कों से कहीं ज़्यादा तेज़ होती हैं। बड़ा दिमाग चलता है इनका ऐसे मामलात में। दरअसल वो किसी भी तरह बदनामी को मोल नहीं लेना चाहती थी। मेरी तरफ से किसी को शक में मुब्तला करके आज भी बड़ी मुश्किल से इसे चाय के एक कप के लिए राज़ी किया था, पर तूने आकर सारा मामला बिगाड़ दिया। मेरा जहन साएं कर रहा था। माजिद अपनी धुन में न जाने क्या कुछ बोलता रहा। इतने में कैफ़े का एक बहरा आया और माजिद से बोला, आपको अंदर बुला रही हैं, कहती हैं मेहमान को भी साथ ले आए, ज़रूरी बात करनी है। मैंने लाख दामन छुड़ाने की कोशिश की, मगर माजिद मुझे तकरीबन खींचता हुआ अंदर कैफ़े में ले गया। नाहिद सर झुकाए बैठी थी। मुझे अंदर आते देखकर धीरे से बोली, उम्मीद है आपने हम दोनों को माफ़ कर दिया होगा। हम दोनों की वजह से आपको जो तकलीफ़ पहुंची, हम इसके लिए माज़रत ख्वाह हैं। मैं खुद आपसे मिलकर आपको सारी बात बताना चाहती थी, मगर हालात ऐसे बिगड़े
कि मैं कुछ ना कर सकी। मैं चुपचाप बैठा इसकी बात सुनता रहा। इससे ये भी ना कह सका कि कम से कम मुझे तो सच बता देती। नाहिद ने अपनी बात जारी रखी। दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि जब तक माजिद के घर से मेरे लिए बाकायदा रिश्ता ना आ जाए तब तक किसी को भी हमारे बारे में ज़रा भी शक हो। आप तो अब्बा जी का गुस्सा जानते हैं। इस रात भी माजिद की एक ज़रा सी गलती से ये सारा हंगामा खड़ा हो गया और हमें पता ही ना चला कि आपका लिखा हुआ रुका कब और कैसे वहीं घबराहट में गिर गया। नाहिद कुछ देर के लिए खामोश हुई। कुछ लोग जब बोलते बोलते खामोश हो जाएं तो इनकी खामोशी बोलने लगती है, मगर मुझे आज इसकी ये खामोशी बहुत गिरां गुजर रही थी। दरअसल मैं बहुत डर गई थी, इसलिए जब अब्बा ने आपकी तहरीर देखकर आप पर शक किया तो मैं चुप रही, क्योंकि मैं अगर माजिद या किसी और का नाम लेती तो इन्हें मुझ पर शक हो सकता था। मैं भी इसके साथ शामिल हूँ। सिर्फ एक आप ही ऐसे थे जिनके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ा जा सकता था। मतलब किसी को भी मुझ पर शक नहीं हो सकता था कि मैं आपको पसंद कर सकती हूँ। मैंने नज़र उठाकर इसे देखा। वो बोलते बोलते चुप हो गई। मेरे अंदर बैक वक्त कई शीशे चिकनाचूर हो गए और नंगे पाँव इन खिड़कियों पर चलता हुआ वहाँ से उठ आया। पता नहीं मैंने इस रोज़ घर का रास्ता कैसे तय किया। मेरे आसपास तेज़ ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों के कसे हुए आवाज़ों की भरमार थी, मगर मैं जैसे सारी दुनिया से लाताल्लुक़ और बेगाना सा इन रास्तों पर चलता रहा। शायद हमारे कदम कुछ रास्तों पर चल चल कर इतने रास्ता आशना हो चुके होते हैं कि दिल और दिमाग बंद होने की सूरत में भी वो हर मोड़ पहचान लेते हैं। वरना मेरी जो हालत इस वक्त थी, मुझे ज़रूर किसी वीराने में भटक जाना चाहिए था। ठीक ही तो कह रही थी वो। कोई अंधा ही होगा जो नाहिद पर मुझसे कोई भी ताल्लुक़ जोड़ने का शक करेगा। कहाँ वो और कहाँ मैं। इसने कितनी आसानी से ये बात कह दी। बाज़ हक़ाइक़ हम पर पहले दिन से रोज़े रोशन की तरह आया होते हैं, मगर फिर भी किसी की ज़ुबान से इनकी तशरीह हमें किस कदर सोगवार कर देती हैं। हम कमज़ोर इंसान अपने अंदर इतनी खुद फरेबियाँ क्यों पाले रखते हैं? शायद इसीलिए अपनी पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक इंसान जाने कितनी बार टूटता है। मगर नाहिद की पसंद माजिद कैसे हो सकता है? सारा मोहल्ला माजिद के किस्सों से वाकिफ़ था, मगर फिर भी नाहिद मेरा जहन सुन हो गया। मतलब ये हुआ कि इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत ही आखिरकार फतहयाब होती है। ये अंदर की खूबसूरती, दिल की सच्चाई वगैरह जैसी फजूल किताबी बातें हमेशा की तरह एक बार फिर यकसर गलत साबित हो गई थी। शायद ये सारी किताबी तकरार मुझ जैसे परिज़ादों की तसल्ली के लिए ही थी। मेरा दाखिला गवर्नमेंट के एक कॉलेज में हो चुका था। मेरा दिल कॉलेज जाने के लिए आमादा ही नहीं हो रहा था। 10वीं जमात तक एक ही स्कूल में पढ़ते पढ़ते सारे उस्ताद और तालिब इल्म मेरे नाम और मेरी सूरत के तज़ाद के आदी हो चुके थे और उन्होंने मेरी बदसूरती को किसी मामूल की तरह कबूल कर लिया था। मगर कॉलेज जाते ही ये सारी बहस एक बार फिर से ताज़ा हो गई। बहुत दिनों तक क्लास में, कैंटीन में और कॉलेज की राहदारियों में मुझे फिर से उसी तजर्बे से गुजरना पड़ा। वही तंज भरी मुस्कुराहट, जुमले और हकारत भरी मिसालें। मेरा जवाब हमेशा की तरह खामोशी ही था, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे इस छलनी से बार बार चलना होगा। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात 4th ईयर के नासाज से हुई। दरअसल इससे पहला तारुफ भी इसके इस अजीबोगरीब तखल्लुस की वजह से हुआ था। इसका पूरा नाम जमील अहमद था, मगर वो ख़ुद को नासाज कहलवाना पसंद करता था। एक दिन मैं राहदारी से गुज़र रहा था कि किसी सीनियर तालिब इल्म ने ज़ोर से इसका नाम पुकारा। अबे ओ नासाज, तेरी फिर से 3 सप्लियाँ आई हैं। मतलब तो अगले साल भी इसी कॉलेज में लंगर की रोटियां तोड़ेगा। नासाज के बाकी दोस्त भी हंस पड़े। नासाज ने हाथ में पकड़े सिगरेट की राख झाड़ी और भरपूर कश लेकर धुआं फिजा में उड़ा दिया। वो तिफ़्ल क्या करेंगे जो घुटनों के बल चले। पता चला कि गुज़िश्ता 3-4 साल से नासाज 4थे साल में ही अटका हुआ है। ना उसे पास होने की जल्दी थी, ना ही कॉलेज वाले इसे निकालने पर आमादा, क्योंकि वो कॉलेज की अदबी सोसाइटी का सदर था और इसकी सदारत में कॉलेज बहुत सी ट्रॉफियाँ और कप जीत चुका था। वो एक बेहतरीन मुकर्रर, शायर और अफसाना निगार था। अगली सुबह मैं कॉलेज के गेट से अंदर दाखिल हुआ तो नासाज गेट के करीब ही बेचैनी से टहल रहा था। मुझे देखते ही इसने इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया। बात सुनो लड़के। मैं झिझकता हुआ इसके करीब पहुंचा।
सिगरेट पीते हो? मैंने इनकार में सर हिलाया। वो बेजारी से बोला, फिर क्या खाक जीते हो? मेरी जेब में से इस वक्त शाम की ट्यूशन से मिलने वाले चंद रुपए पड़े थे। मैं सीधा वहाँ से कैंटीन गया और सबसे बेहतर ब्रांड की एक डिबिया और माचिस लेकर दोबारा नासाज के पास आया और सिगरेट और माचिस इसकी हथेली पर रख दिया। वो सिगरेट देख कर चौंक सा गया। इसने जल्दी से सिगरेट सुलगा कर 2-4 भरपूर कश लगाए और मैंने पहली मर्तबा निकोटीन को अपने सामने बैठे शख्स की रगों में पूरी तरह सरायत होते हुए महसूस किया। इसने मज़ीद कश लिए। मैं पलट कर जाने लगा। नासाज ने जल्दी से मुझे आवाज़ देकर रोका और मुझे गौर से देखते हुए बोला, पैसे थे तुम्हारे पास? हाँ, किराए के पैसे थे जो आज तुम्हारे काम आ गए। वो ज़ोर से हंसा और हाथ बढ़ा कर बोला, मुझे नासाज कहते हैं। मैं अपना तखल्लुस नाशाद रखना चाहता था, मगर पता चला मेरे हक़ पर पहले ही कोई मौसीकार ये डाका डाल गया है। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अटकते हुए अपना नाम बताया, परिजात। नासाज ने ज़ोर से वाह कहा, नाम तो बड़ा शायराना रखा है प्यारे। ज़िंदगी में पहली मर्तबा मुझे किसी के लहजे और नज़र में अपना नाम सुनकर तंज़ और तमस्खर की झलक नहीं दिखाई दी। ये मेरी और नासाज की दोस्ती की इब्तदा थी। मेरी ज़िंदगी का पहला दोस्त, जिससे बात करते हुए मेरी ज़ुबान लड़खड़ाती नहीं थी, ना ही मुझे ठंडे पसीने आते थे। सिगरेट इसकी ज़िंदगी का एक ऐसा लाजमी जुज़ था कि कभी कभी मुझे महसूस होने लगा कि जैसे नासाज सिगरेट को नहीं, सिगरेट धीरे धीरे नासाज को पी रहा हो, निगल रहा हो। और वो मुझसे उम्र में 5-6 साल बड़ा था, मगर अपनी बातों से वो कोई बुरी रूह दिखाई देता था। चंद हफ्तों बाद शहर के तमाम मर्दाना और जनाना कॉलेजों के दरमियान तकरीरी मुकाबले हुए तो नासाज का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। मैं ऐसी तकरीबात में जाने से हत्तुल अमकान को गुरेज करता था, मगर वो फाइनल मुकाबले की तकरीब में मुझे किसी तरह ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गया। हाल में एक जानब हमारे कॉलेज के लड़कों की नशिस्तें लगी हुई थी और दूसरी जानब लड़कियों के कॉलेज की तालिबात बैठी अपनी कॉलेज की मुकर्ररात की हौसला अफजाई के लिए शोर मचा रही थीं। मैं एक कोने में सुकर कर बैठा रहा। नासाज ने अपनी धुआंधार तकरीरों से माहौल गरमा दिया, मगर न जाने आखिरी मरहले पर वो पसपा क्यों हो गया। वो लड़की ने पहला इनाम जीत लिया। मैं बाहर निकलते ही इससे बराह रास्त अपने खदशे का इजहार कर दिया कि वो जानबूझकर हारा है। नासाज धीरे से मुस्कुराया, अगर तुम ध्यान से देखते तो तुम्हें पता चलता कि मैं जीत गया हूँ। ज़िंदगी में हर बाजी अव्वल और दोम नंबर से नहीं नापी जाती। फिर इसने मुझे गौर से देखा, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है परिजात? पल भर के लिए मुझे यूँ महसूस हुआ कि नासाज भी बाकी सब लोगों की तरह मेरा मजाक उड़ा रहा है, मगर मुझे इसकी आंखों में इसके सवाल की सच्चाई दिखाई दी। मैंने सर झुकाकर धीरे से जवाब दिया, मुझसे भला मोहब्बत कौन करेगा? क्यों, तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं की जा सकती? मैं चुप रहा। नासाज ने नसीहत की, शेर याद रखा करो, सिनफ़े नाजुक पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है अच्छे शेरों का। फिर कुछ बोला, मुन्नीर न्याजी को पढ़ा करो और इसकी एक नज़म तो ज़ुबानी याद कर लो। हमेशा देर कर देता हूँ, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, इसे आवाज़ देनी हो, इसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, इसको जाकर बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैंने जल्दी जल्दी सारी नज़म अपनी कापी में नोट कर ली और उसी वक्त इसका रट्टा भी लगा लिया। बस अब याद रखना कि तुम्हें अपनी गुफ्तगू के दौरान किसी न किसी बहाने ये नज़म दोहरानी है। मैं तुम्हें चंद और असर अंगेज़ गज़लें और नज़में भी याद करा दूँगा, क्या समझे? मैंने जल्दी से किसी बच्चे की तरह सर हिलाया। मुझे याद आया कि नाहिद को भी शेर व शायरी से काफ़ी लगाव था और शायद माजिद को भी बहुत से शेर याद थे। नाहिद का ख्याल आते ही मेरे गाल में शदीद जलन का एक एहसास हुआ। अगले चंद दिनों में नासाज ने मुझे बहुत सी नज़में याद करा दी और फिर जिस दिन मैंने बज़्म अदब के पीरियड में खड़े होकर मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुज़र जाएंगे जब ये दिन, ये इनकी याद में होगी, सुनाई तो पहली मर्तबा क्लास के लड़कों ने दिल से मेरे लिए तालियां बजाईं और उस्ताद ने भी मुझे ज़िंदगी में पहली मर्तबा शाबाश दी। नासाज की कही हुई बात सच साबित हो रही थी। लोग मेरी बात गौर से सुनने लगे थे। मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश अंगराइयाँ लेने लगी कि कभी कॉलेज में पहले की तरह लड़के और लड़कियों के इदारों का मुकाबला हो, मैं भी स्टेज पर जाकर नासाज की तरह कुछ पढ़ूं। मैंने सारे बड़े शायरों को तकरीबन हिफ्ज़ कर लिया और मुझे कॉलेज की बज़्म अदब की टीम में भी शामिल कर लिया।
इस कोशिश में मेरे अंदर झूठा ही सही मगर एक छोटा मोटा शायर पलने लगा। मेरी बातों में शायरी का रंग झलकने लगा। नासाज किसी मंझे हुए उस्ताद की तरह मेरी शायराना तरबियत कर रहा था। वो कहीं से भी अचानक नाजिल हो जाता। ये क्या गालिब और मीट के रट्टे लगाते रहते हो? आजकल की लड़कियां इतनी मुश्किल शायरी भला कब समझती हैं? अहमद फराज को पढ़ा करो। और हाँ, कभी कभी साहिर लुधियानवी को दोहराने में भी कोई हर्ज नहीं। साहिर को तो जानते हो ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है वाला। और हाँ, कल से तुम्हें ये दोहराते रहना है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम इस पर कितना हैरान होती। मैं दबे लफ्ज़ों में नासाज को ये समझाने की कोशिश करता कि जिस किसी एक के लिए वो मुझसे ये सारी मशक करा रहा है, इसकी एक का तो मेरी ज़िंदगी में कोई वजूद ही नहीं। फिर ये तैयारी किस काम की? मगर नासाज भला मेरी कब सुनता था। एक कॉलेज से वापसी के रास्ते पर वो मेरी इसी तरबियत में मसरूफ़ था कि मेरी नज़र पुराने कबाड़िए की दुकान के मटियाले शीशे से अंदर पड़ी और मेरे कदम वहीं जम कर रह गए। अंदर एक पुराना पियानो पड़ा था। कबाड़िए ने मेरी दिलचस्पी महसूस की तो जल्दी से बोला, खालिस शीशम की लकड़ी का है, अंग्रेज़ के पुराने क्लब से ख़रीदा है, ख़रीदोगे? सिर्फ 13,000 में दे दूँगा। मैंने अपनी जेब देखी, 280 रुपये थे। मैंने धीरे से कबाड़िए से कहा, एक दिन ज़रूर ख़रीदूँगा। हम दोनों आगे बढ़ गए। मैं थके हारे कदमों से घर वापस पहुंचा तो सहन में दाखिल होते ही एक झटके से रुक गया। सहन में नाहिद की अम्मी खड़ी मेरी अम्मा से कुछ बात कर रही थीं। इन दोनों ने कदमों की आवाज़ सुनकर मेरी तरफ देखा।